सो हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपने 11th क्लास की मैथमेटिक्स का सिलेबस एंड उसके अंदर जो पहला टॉपिक है, हमारा पहला सब्जेक्ट है, पहला चैप्टर है, वो है हमारा सेट्स। तो सेट्स के बारे में मैं बताऊंगी आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, तो ये मेरा जो वीडियो है वो पूरा मैथमेटिक्स के ऊपर रहेगा, पूरा चैनल मेरा। तो अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट है तो आप मैथमेटिक्स के ऊपर इसमें देख सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद, क्योंकि अभी ये मेरा पहला वीडियो है तो इसीलिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 11th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसका सिलेबस दे रखा है, यहाँ पर कंटेंट दे रखा है कि क्या क्या मैथमेटिक्स में आएगा। तो देखिए, तो जो सबसे पहला जो है चैप्टर वो हमारा सेट्स है। उसके बाद रिलेशन, फंक्शन, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सारे चैप्टर्स हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी मैं। देखिए, ये सारे चैप्टर्स हैं और टोटल हमारे चैप्टर्स हैं इसमें 33। तो टोटल चैप्टर्स हमारे 33 हैं इसमें। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रोबेबिलिटी तक जो है वो सारे चैप्टर्स हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम अपना पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेट क्या होते हैं, है ना, हमें पढ़ना है कि सेट क्या होते हैं, है ना। तो सेट क्या होते हैं, सेट जो होता है, ठीक है, तो सेट के पीछे एक कहानी है, एक कहानी टाइप की है ना। तो कहानी क्या है कि जो एक मैथमेटिशियन थे, कौन थे, एक मैथमेटिशियन, एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने बताया, उन्होंने सेट थ्योरी की डिस्कवरी करी थी, डेवलप किया था। और जो साइंटिस्ट जो थे वो जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम क्या था, जॉर्ज कैंटर। और ये लगभग 1873 में उन्होंने बताया, ठीक है। और इनका जो जीवन काल है वो 1845 से लेकर 1918 तक रहा। तो इन्होंने ये कैसे पता लगाया, जब ये वर्क कर रहे थे, जब ये काम कर रहे थे, किस किस कंसेप्ट के ऊपर, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, इस चीज़ के ऊपर जब ये वर्क कर रहे थे तो इनको ये पता चला कि ये एक सेट थ्योरी के नाम पे भी कोई चीज़ होती है। तो इन्होंने डिस्कवरी करी थ्योरी ऑफ सेट्स की, ठीक है। एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, जॉन कांटो, जिन्होंने जब वो वर्क कर रहे थे प्रॉब्लम ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पर, तब उन्होंने इस थ्योरी का डेवलप किया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद सेट होते क्या है एक्चुअल में, है ना। तो सेट क्या होते हैं, सेट जो है वो हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्या है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है थिंग्स का। चलिए हम एक छोटी सी स्टोरी पर जाते हैं ताकि हम इस सेट को अच्छे से समझ पाएं। देयर इज अ फर्स्ट पर्सन एंड देयर इज अ सेकंड पर्सन, ठीक है। जो फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे एक फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पे एक सेकंड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है। उसको एक दिमाग में एक क्वेश्चन आया, उसने पूछा कि व्हाट इज सेट, कि सेट क्या होते हैं, है ना, सेट क्या होते हैं। तो सेकंड पर्सन जो है वो बताता है कि जो सेट है भाई वो क्या है, सेट जो है वो एक क्या है, कलेक्शन है,
चीज़ों का। सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है थिंग्स का। तो उसने बताया कि अच्छा भाई, तुम ये सेट कह रहे हो, सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन बता रहे हो चीज़ों का, तो फिर कलेक्शन क्या है? व्हाट इज कलेक्शन? फिर उसने पूछा व्हाट इज कलेक्शन, कलेक्शन क्या चीज़ है भाई? फिर तो सेकंड पर्सन बोलता है जो कलेक्शन है ना वो क्या है? कलेक्शन क्या है? कलेक्शन कलेक्शन जो है वो एक एग्रीगेशन है। कलेक्शन इज एन एग्रीगेशन। कि भाई एग्रीगेशन है, किस चीज का एग्रीगेशन है? एग्रीगेशन ऑफ अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एग्रीगेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जो कलेक्शन है वो क्या है? एक एग्रीगेशन है ऑब्जेक्ट्स का। आ रही है बात समझ में? तो अब फिर से उसके दिमाग में एक क्वेश्चन स्ट्राइक करा, क्योंकि अभी भी एक ऐसी चीज है जो उसे नहीं पता, और वो है एग्रीगेशन। तो व्हाट इज एग्रीगेशन? तो वो बोलता है कि जो एग्रीगेशन है वो क्या है ना? तो बोलता है व्हाट इज एग्रीगेशन, एग्रीगेशन क्या है? तो बोलता है अरे भाई, इतने सवाल करोगे तो मैं, पता चला कुछ हो गया तो मेरे को, मेरे हार्ट अटैक वगैरह आ गया तो, इतना क्वेश्चन मत पूछो। और बोलता है एक क्वेश्चन का जवाब और दे दो प्लीज। तो वो एक क्वेश्चन का जवाब और दे रहा है और बोल रहा है कि देखो एग्रीगेशन जो है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो एग्रीगेशन है वो एक क्लास है, इज अ क्लास ऑफ थिंग्स। वो क्या है? क्लास है, थिंग्स की क्लास है, चीजों की क्लास है। एग्रीगेशन जो है वो एक क्लास है थिंग्स की। आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? तो एग्रीगेशन जो है वो एक क्लास है थिंग्स की। तो अब वो पूछता है पहला पर्सन कि व्हाट इज क्लास। अब क्लास क्या होती है ना? तो बोल रहा है कि क्लास जो है वो एक कलेक्शन है। क्लास क्या है? एक कलेक्शन है। तो हमने शुरुआत किससे करी थी कि सेट क्या होता है, और सेट भी हमें क्या बताया गया था कि सेट भी क्या होता है? कलेक्शन होता है। सेट को भी हमें क्या बताया था कि सेट भी क्या होता है? कलेक्शन होता है। और अगर कलेक्शन, सेट भी कलेक्शन है और ये क्लास भी कलेक्शन है, तो इन चीज़ों में मैथमेटिशियन को रियलाइज हुआ कि कुछ टर्म है इसमें, देयर इज सम टर्म दैट इज अनडिफाइंड, दैट इज अनडिफाइंड। तो साइंटिस्ट जो थे, मैथमेटिशियंस जो थे, वो कहने लगे कि there is a there is a undefined term, undefined term। और उस अनडिफाइंड टर्म को उन्होंने नाम दिया सेट या एलिमेंट। आइए बात समझ में? तो उन जो दो अनडिफाइंड टर्म्स थे उनको नाम दिया गया सेट या एलिमेंट्स। आ रहा है नाम? आ रहा है? क्लियर है इतना यहाँ तक? चलिए, तो ये स्टोरी से आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा कि हाउ अ सेट थ्योरी डेवलप्ड। क्योंकि सारी चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी मैथमेटिशियंस को कि अगर सेट भी कलेक्शन है और क्लास भी कलेक्शन है तो एक अनडिफाइंड चीज़ उनको पता चली, क्योंकि सब कुछ राउंड एंड राउंड घूम रहा है। अगर ये भी कलेक्शन है, ये भी कलेक्शन, ऐसा नहीं हो सकता है ना? एक ही चीज़, दो चीज़ नहीं हो सकती है। तो सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और ये सिर्फ एक कलेक्शन है। आ रहा है समझ में? वेल डिफाइंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जो मैथमेटिशियंस हैं उनको ये रियलाइज हुआ और उन्होंने फाइंड किया कि देयर इज सम अनडिफाइंड टर्म, और वो अनडिफाइंड टर्म क्या था? सेट और एलिमेंट्स, दो अनडिफाइंड टर्म थे। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट सेट्स होते हैं। ठीक है, और उनके लिए क्या क्या सिंबल्स यूज करे जाते हैं। तो जो एलिमेंट्स हैं वो सेट के अंदर आते हैं। सेट के अंदर क्या आते हैं? एलिमेंट्स आते हैं। तो अगर हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल नंबर हैं, कैसे हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। अगर हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं तो यूज किया जाएगा उसके लिए एन।
एन का यूज़ किया जाएगा उसके लिए, कैपिटल एन का। अगर सेट जो है वो सेट ऑफ किसका है, नेचुरल नंबर्स का है, तो उसे एन से हम डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है, अगर हमारा जो सेट है वो इंटीजर्स का है ना, तो हम उसे जेड से डिनोट करेंगे। आ रहा है समझ में? अगर हमारा जो सेट है वो किसका है, रेशनल नंबर्स का है, तो हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर पॉजिटिव इंटीजर्स का है तो जेड पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। आप एक बार इस नोट्स को देखिए, मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, प्रिपेयर किए हैं। देखिए इसमें सेट्स के बारे में लिखा है ना, कि जो कुछ टर्म्स हैं, है ना, कुछ लेटर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं सेट के लिए। तो एन जो है वो यूज़ किया जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए, जेड जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए, क्यू जो है वो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स के लिए, और जो जेड है, जेड पॉजिटिव, दिस इज ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। आर फॉर रियल नंबर्स एंड आर पॉजिटिव इज फॉर positive real numbers, Q positive is for positive rational numbers and C is for complex numbers. ओके, तो ये लाइन में लिखा हुआ है। सबसे पहले नेचुरल नंबर को हटाया तो उसमें एक और बढ़ाया तो ज़ीरो बढ़ाया तो होल नंबर्स बन जाते हैं। होल नंबर्स का अगर और उसमें ऐड कर दिए नंबर्स, नेगेटिव भी ऐड कर दिए, तो हमारे इंटीजर्स बन गए। और अगर उसमें डिवीजन वाला फॉर्म में आया कोई चीज़, है ना, तो हमारे रेशनल नंबर बन गए। अब कुछ ऐसे नंबर्स मिले जो रेशनल नहीं थे, तो वो रियल नंबर्स बन गए। और रियल नंबर्स जो थे, ठीक है, कुछ रूट वाली वैल्यू आई, जब x² + 1 आया तो उससे हमारी जो x की वैल्यू है वो रूट के अंदर नेगेटिव आ रही थी, तो वो नंबर को नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से नंबर्स आए हमारे। अब हम बात करते हैं हम सिंबल की, है ना, कि हम क्या सिंबल जो है वो यूज़ करेंगे। तो देखिए जो सिंबल बिलोंग्स टू है, इसका हम यूज़ करते हैं, इट इज़ नोन एज बिलोंग्स टू। इसको क्या बोल रहे हैं हम, बिलोंग्स टू। ये जो सिंबल है दैट इज़ द सिंबल फॉर बिलोंग्स टू। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट्स को जो कि कुछ सेट से रिलेटेड है। ऐसे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि इस सेट से रिलेटेड है। जैसे ए जो है वो एक सेट है, AEIOU सेट ऑफ ऑल द वोवल्स। देन जो ए एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट्स है, ये जो ए एलिमेंट है वो इस ए सेट से, कैपिटल ए सेट से बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग्स टू का साइन है। ई जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से, तो बिलोंग्स टू का साइन। तो इसे पढ़ेंगे कैसे, ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए, ई बिलोंग्स टू ए। ओके, अगर ये वाला सिंबल आ जाता है कहीं पे, इन नॉट, है ना, एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मतलब है दिस डिनोट्स नॉट बिलोंग्स टू। ये जो एप्सिलॉन नॉट का सिंबल है ये क्या बताता है, नॉट बिलोंग्स टू बताता है। बी, अब देखिए इस वाले में कहीं बी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो बी इससे रिलेटेड नहीं है, बी इसका एलिमेंट नहीं है, सेट का एलिमेंट बी नहीं है, तो हम लिखेंगे कि बी इज नॉट बिलोंग्स टू ए, सी इज नॉट बिलोंग्स टू ए। आ रहा है समझ में? तो अब हम एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है, देखो कि हमने बोला था अभी कि जो कलेक्शन और जो हमारा सेट है वो एक चीज़ नहीं है, वो अलग चीज़ है। अभी मैंने बताया था आपको कि जो सेट है वो एक चीज़ नहीं है। देखिए यहाँ पे बताया था मैंने कि जो कलेक्शन है वो अलग है, और जो हमारा सेट है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। कैसा होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो ये एक चीज़ नहीं है, ये सेट और ये कलेक्शन एक चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है इसमें अलग अलग चीज़ इसलिए क्योंकि कलेक्शन जो है, देखिए मैं आपको कलेक्शन और सेट दोनों के एग्जांपल दूंगी। कलेक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, जबकि जो सेट है वो एक वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे कि ये वेल डिफाइंड, तो ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। आ रहा है समझ में? चलो, तो हम ये देखते हैं कि क्या चीज़ वेल डिफाइंड है और क्या चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है कि एक क्लास है, जैसे कि आप लोग की क्लास होगी, आप अगर इसे पढ़ रहे हैं तो आपकी क्लास होगी स्कूल में। तो क्लास है तो उसमें जो है बच्चे हैं बहुत सारे, तो जो अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स की क्लास है ना, तो ये क्या हो गया, हमारा एक कलेक्शन है और ये कलेक्शन एक सेट है।
क्योंकि ये डिफाइंड है कि ये 20 बच्चे होंगे उसमें, आ रहा है समझ में। और एक क्लास है आपकी अ टीम, एक टीम है क्रिकेट टीम मान लीजिए, और एक क्रिकेट टीम में कोई अच्छा प्लेयर है और कोई बुरा प्लेयर है। तो क्रिकेट टीम है ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। तो एक जो टीम है वो गुड क्रिकेट प्लेयर्स की है, इंडिया के टीम की, तो दैट इज अ कलेक्शन, है ना। जो जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स होंगे दैट इज गुड। तो ये क्वालिटी बता रहा है कि ये गुड प्लेयर्स है। अब हम किसी की क्वालिटी ऐसे नहीं बता सकते कि वो अच्छा है वो बुरा है, क्योंकि हमें खुद उसका अंदाजा नहीं है कि वो इंसान कैसा है। आ रहा समझ में। जरूरी नहीं है जो शक्ल से बुरे लगते हैं वो बुरे ही हो, है ना, वो बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर जाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो एक टीम है गुड क्रिकेट प्लेयर्स की, वो सिर्फ एक कलेक्शन हो सकता है, लेकिन वो एक सेट नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग नहीं रख सकते सेट में। सेट में हम वो चीज़ रख सकते हैं जो कि वेल डिफाइंड हो, मतलब जिसको पूरी दुनिया में संसार में अपनाया हो। आ रहा है समझ में। उसी को हम मान सकते हैं। जैसे अगर कोई कह दे कि ये 20 नहीं 30 लिखा हुआ है, तो ये गलत बोल रहा है वो, ये 20 ही लिखा हुआ है, ठीक है। आ रहा है समझ में। अगर हम बोल रहे हैं ये 20 नहीं 30 है, तो ये गलत हो जाएगा। कोई और बोले आगे अरे 20 नहीं 20 है, ये 30 नहीं है। आ रहा है समझ में। तो ये डिफाइंड है, ये चीज़ डिफाइंड है कि ये 20 प्लेयर्स की ही टीम है। आ रहा है 20 प्लेयर्स की ही टीम हो सकती है, या स्टूडेंट्स लिख दिया है क्लास की, है ना, टीम भी हो सकती है। आ रहा है समझ में। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और ये सिर्फ एक कलेक्शन है, और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये सेट है और ये कलेक्शन है। ये सेट भी वो कलेक्शन भी है, ये आ रहा है, और सेट भी है, जबकि ये सिर्फ एक कलेक्शन है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो एवरी सेट इज अ कलेक्शन, हर एक सेट जो है वो एक कलेक्शन हो सकता है। एवरी सेट इज अ कलेक्शन, बट एवरी कलेक्शन, लेकिन हर एक कलेक्शन जो है इज नॉट सेट, इज नॉट अ सेट। हर एक कलेक्शन जो है वो सेट नहीं हो सकता, एवरी सेट कलेक्शन हो सकता है। इतना आपको क्लियर है। अब हम आगे चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसे बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, देखिएगा, है ना। आपको ये थ्योरी है, तो थ्योरी में मैं आपको एक नोट से पढ़ा दे रही हूँ, और उसके बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, वो नोट से नहीं कराऊंगी, वो आले आपको करके बताऊंगी। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेट को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। एक फॉर्म को बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म, या टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरे को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। आ रही है बात समझ में। तो दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो रोस्टर फॉर्म है उसमें क्या होता है, एलिमेंट्स को हम रख देंगे और उसमें कॉमा से उनको सेपरेट कर देंगे। देखिए, ऐसे हम एलिमेंट्स को इस तरीके से यहाँ पे इन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और उनको बीच में कॉमा से लिख देंगे, जैसे कि मैंने आपको ये वाले सेट में बताया। ये वाले सेट में एलिमेंट्स को मैंने रख दिया ब्रेसेस के बीच में, और इनको मैं कॉमा से इनको अलग कर दिया है। तो ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में सेट की रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद आप देख सकते हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि जो रोस्टर फॉर्म है वो हम लिस्ट करके रखते हैं एलिमेंट की। इट इज डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉलम कॉमास विद इन ब्रैकेट्स। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है हमारा कि जो ऑर्डर है ना, जो ऑर्डर होता है रोस्टर फॉर्म में, जो ऑर्डर होता है हमारा इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन इज इमटेरियल। मतलब किसी भी ऑर्डर में हम लिखें AEIOU, अगर हमारा सेट है तो हम इसको इसकी जो एलिमेंट्स की पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं। देखो EOUAI लिख सकते हैं, IUAE लिख सकते हैं, है ना। कहीं भी किसी भी जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, बस एलिमेंट्स सेम रहने चाहिए, एलिमेंट्स चेंज नहीं होने चाहिए, तो हम उसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, और ऑर्डर को चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद है रिपीटिशन।
रिपीटेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, अगर हम जनरली कंसीडर करें कि रिपीटेशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बट रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम डिस्टिंक्ट लेंगे, अलग अलग लेंगे। आ रहा है समझ में? एक जैसे सेम एलिमेंट नहीं लेते हैं। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए एलिमेंट्स का, वो अलग अलग होना चाहिए। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिपीटेशन का, लेकिन हम अलग अलग लिखेंगे तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा। ओके, तो वो रोस्टर फॉर्म में हम अलग अलग लिखेंगे सबको, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखेंगे। तो ये हमारा क्या थी, ये हमारी रोस्टर फॉर्म के बारे में थी। अब हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए, ऑल द एलिमेंट्स पजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। सारे एलिमेंट्स जो है उसमें एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है, उसको हमें ढूंढना है। अगर हमने वो ढूंढ ली तो हम अपनी सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं। जैसे अगर हमने देख लिया कि ए वाले सेट में सारे वोवल्स लिखे हुए हैं, देख रहे हो आप, ए वाले सेट में सारे वोवल्स लिखे हुए हैं, तो हम इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये सारे वोवल्स हैं, और ये सारे वोवल्स हैं, इसीलिए हमने देखो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। तो हमें कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढनी है और उसको ही लिख देना है, विच इज नॉट पॉसेस्ड बाय, जो कि किसी दूसरे एलिमेंट में ना हो। आ रहा है समझ में? उसके बाद है हमारा ये वाला। अब हमारा देखिए इसको कॉलन, हमने सिंबल लगाया था ना कॉलन, अभी ये वाला सिंबल यहाँ पे लगाया था एक्स के बीच में। तो ये जो कॉलन है और जो स्लैश साइन है, इसको हम सच दैट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सच दैट। और राइट अबाउट कंडीशन, हमें कंडीशन के बारे में लिखनी है ना, कि क्या क्या कंडीशंस हैं। जैसे हमने पीछे देखा कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो क्या है, एक वोवल है ना। अगर इसमें देखिए इस वाले एग्जांपल में देखिए, दिस इज आल्सो अ सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें एक्स लिखा है, एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है हमारा, ठीक है, सेट के अंदर का कोई भी एलिमेंट। सच दैट, ठीक है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एन इज अ नेचुरल नंबर का सेट, एंड एक्स स्क्वायर कॉमा लगा के हम कंडीशन लिख दिया, एक्स स्क्वायर इज लेस देन टू 40। आ रहा है समझ में? तो इसको ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इसकी रोस्टर फॉर्म बनाना चाहें, क्योंकि कन्वर्ट करने के लिए आते हैं, तो अगर हम इसकी रोस्टर फॉर्म बनाना चाहें तो ये बना सकते हैं। आ रहा है समझ में? रोस्टर फॉर्म कैसे बनाएंगे, हमें नेचुरल नंबर से स्टार्ट करना है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो 1 2 3 4, एक्स की जगह हमें ये सब रखना है, 7 8 9 ये सब रखना है, और ये सब तक रखना है जब तक ये कंडीशन वैलिड हो। और कंडीशन वैलिड नहीं है तो हम नहीं रखेंगे, फिर हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे 1 रखिए, तो 1 रखिए एक्स की जगह, तो 1 जो होगा 1 का स्क्वायर वो छोटा रहेगा 40 से। 2 रखेंगे, 2 2 ज़ा 4, वो छोटा रहेगा 40 से। 3 रखेंगे, 3 3 ज़ा 9, वो 40 से छोटा होगा। 4 छोटा होगा। 5 6 6 6 ज़ा 36। और फिर अगर हम 7 रखेंगे तो 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो गया, जबकि कंडीशन को वैलिड नहीं हो रही है, कंडीशन को ट्रू नहीं कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहीं तक लेंगे बस, 6 तक, 7 वाला नहीं लेंगे, इसके आगे अब एक भी नंबर नहीं लेंगे। तो ये हमारी होगी रोस्टर फॉर्म, और ये हमारी होगी सेट बिल्डर फॉर्म। कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम अपनी वीडियो को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, और हम अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं हमारे आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस, तो मैं आपको देखिए बुक दिखा दे रही हूँ। इस बुक में से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, और आपको हर एक क्वेश्चन की सॉल्यूशन मिलेंगे, बस आप कमेंट कीजिएगा। देखिए आप देख पा रहे हैं, ये एक्सरसाइज 1.1 है आर.डी. शर्मा की बुक से, और इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स वगैरह। तो ये इसमें बता रखा है, इसमें बिलोंग्स टू के सिंबल्स लगाने होते हैं आपको, है ना। और इसमें आपको डिफरेंस बताना है सेट और कलेक्शन में, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। आ रहे हैं आपको? उसके बाद है हमारा उसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज है, इसमें हमें कन्वर्जन करना है रोस्टर फॉर्म का। इसमें देखिए रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसकी हमें रोस्टर फॉर्म बनानी है। एक ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है जो अभी कराया, वैसे ही है कुछ, है ना। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म से इसमें आप कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढिएगा, जैसे कि इसमें हम कॉमन प्रॉपर्टी देख सकते हैं, है ना। यही वाला सेट अभी मैंने सेट बिल्डर से इसमें कन्वर्ट किया था, अब इसको उसमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर में, ठीक है। ये 0,
तो कोई भी आप ऐसा नंबर लिख दीजिए जिसकी वैल्यू निकाली नहीं जा सकती, और वैल्यू निकाली नहीं जा सकती तो वो 0 हो गया, है ना। जैसे कि अगर मैं इधर रखूँ तो मैं इधर क्या रख सकती हूँ, x की वैल्यू 0 लिख सकती हूँ, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, एक सेट बिल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेट को सबको एलिमेंट्स लिखने हैं सारे सेट के कि क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, है ना। उसके बाद है हमारा ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमें मैच करना है कि कौन सा किस फॉर्म का पार्ट है। इसमें हमें वो बताने हैं क्यू के बाद के, उसका सेट बनाना है, कोई भी सेट बना सकते हैं क्योंकि इधर लिखा नहीं है कि सेट बिल्डर में ही बनाओ। जिसमें लिखा है कि रोस्टर में बनाओ या सेट बिल्डर में बनाओ उसमें उसी फॉर्म में बनाएंगे, और जिसमें नहीं लिखा है उसमें आप अपनी मर्जी के फॉर्म बना सकते हैं। आ रहा है तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, और मैं अपनी वीडियो यहीं पे स्टॉप करने जा रही हूँ, और अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेट्स, ऑपरेशंस ऑफ सेट पढ़ेंगे, है ना। तब तक के लिए गुड बाय।